नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ को देखते हैं जो परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। पहला न्यूज़ है रीयूजेबल रॉकेट के बारे में। तो भारत के द्वारा अपना पहला रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है रोहिणी-1। ठीक है, ये भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है जिसका नाम है रोहिणी-1। इसे तमिलनाडु के स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप के द्वारा बनाया गया है और इसे चेन्नई के थिरुविदई से मोबाइल लॉन्चर के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये नाम आप याद रखेंगे। भारत का पहला रीयूजेबल रॉकेट है जिसका नाम है रोहिणी-1। उसके बाद दूसरा न्यूज़ देखें तो ये एक आर्टिकल छपा है मच्छर जो थे मॉस्किटोज़ के बारे में। इसमें कहा गया है कि दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों की सूची में मच्छर पहले नंबर पर आता है और इसके अलावा इस लेख में कुछ मच्छरों की प्रजाति एवं उससे संबंधित बीमारियों के बारे में बात की गई है। जैसा आप जानते होंगे कि एडीज़ एजिप्टी मच्छर के कारण डेंगू, चिकनगुनिया, पीला बुखार, जीका इस तरह की बीमारियां होती हैं। इसके अलावा एनोफिलीज़ गैम्बिया मच्छर के कारण मलेरिया होता है। ठीक है, एक बात और याद रखें कि मच्छरों की जो नस्ल होती है उसमें से जो मादा मच्छर होते हैं उन्हीं से बीमारी फैलने की आशंका होती है। नर मच्छर जो होते हैं वो बीमारियां नहीं फैलाते हैं। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी है कि मलेरिया से हर साल 4 लाख से अधिक मौतें होती हैं। मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र इतना विकास कर गया है फिर भी आप देख सकते हैं कि मच्छर कितना खतरनाक है कि सिर्फ मलेरिया जैसी बीमारी से प्रतिवर्ष 4 लाख लोगों की मौत होती है। इन सब के अलावा मच्छर से होने वाली अन्य बीमारियों की अगर बात करें तो वेस्ट नाइल फीवर और लिफेंटिक फेलेराइसिस भी कुछ बीमारियां हैं। अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये न्यूज़ जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री के सौजन्य से है। मार्च 2026 से पहले देश से पूरी तरह साफ होगा वामपंथी उग्रवाद, ये अमित शाह के द्वारा कहा गया है। छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बातें कही हैं और जैसा कि आपको पता है कि गृह मंत्री जो है वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ की तरफ जो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र हैं उससे संबंधित कुछ टास्क फोर्स का गठन किए हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बात कही है कि मार्च 2026 से पहले जो है पूरे देश में जो वामपंथ है यानी जो नक्सलवाद है उसका वो खात्मा करेंगे। और अपने स्पीच में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हाल के दिनों में जो है वामपंथ पर कुछ रोक तो लगा है। ठीक है, तो कुछ आंकड़े भी दिए थे। साथ ही साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बारे में एक बात आप याद रखें कि ये नित्यानंद राय हैं, ये बिहार से संबंधित हैं इसलिए ये बातें बताई जा रही हैं आपको। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज़ है अमेरिका से भारत को मिलेगा पनडुब्बी रोधी युद्ध से जुड़ी सोनोबॉय उपकरण। तो ये सोनोबॉय जो है एक खास प्रकार का उपकरण है जो पनडुब्बी रोधी है और इसे अमेरिका के द्वारा भारत से मिलने वाला है। हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो अमेरिकी दौरे पर थे वहाँ उनके समकक्ष अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ जो द्विपक्षीय बैठक हुई थी उसमें इस समझौते पर स्वीकृति दी गई है। तो भारत को सोनोबॉय उपकरण मिलने वाला है। अगला न्यूज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो है पशु गणना के संबंध में। जैसा कि आपको पता है कि हर 5 साल के बाद जो है पशु गणना होती है और इस बार खास ये बात है कि इस बार पहली बार कुत्ते और बिल्लियों की संख्या की भी गिनती की जाएगी। और हर प्रतिवर्ष जो है 5 साल पे पशु गणना होती है। पिछली बार जो पशु गणना है वो 2019 में हुई थी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सितंबर को 21वीं पशु गणना के अभियान की शुरुआत करेंगे। तो ये डेट आप याद रखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 10 सितंबर को 21वीं पशु गणना अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। अगली न्यूज़ को देखें तो न्यूज़ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी विज्ञान धारा योजना बायो E3 नीति को मंजूरी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उन्होंने विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दे दी है और इस योजना के बारे में अगर आप बात की जाए तो विज्ञान धारा योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी संबंधित क्षमता निर्माण के साथ अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना है। तो याद रखिएगा विज्ञान धारा योजना।
उसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो हिंदुस्तान अखबार के जो चीफ एडिटर हैं शशि शेखर, उनकी एक लेख से है। और इस लेख में वो बात करते हैं कि हाल के दिनों में जो कुछ समस्या आई थी और उससे जो है अन्य समस्या किस तरह जुड़ गई है, उसके बारे में ये बात करते हैं। ये शुरुआत में जो है बात करते हैं कलकत्ता में जो हाल के दिनों में जो बलात्कार का जो एक न्यूज़ फैला है जिससे पूरा भारत स्तब्ध है, उसके बारे में बात करते हैं। इसके साथ ये हाल में जो जाति आरक्षण को लेकर जो भारत बंद का आह्वान किया गया था उसे भी जोड़ते हैं और ये बात करते हैं कि किस प्रकार ये जो बंद है वो भारत में अन्य समस्याओं को खड़ा कर रहा है। शुरुआत में ये एक दाम्पत्य के बारे में बात करते हैं जो इलाज के लिए रिम्स गए हुए थे और चूँकि वहाँ पे जो सरकार डॉक्टरों का हड़ताल था, इस कारण से उन्हें काफ़ी कठिनाई उठानी पड़ी और इस प्रकार के अन्य कई उदाहरण भी देते हैं। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि जिस प्रकार अभी जाति आरक्षण को लेकर भारत बंद बुलाया गया था, तो उससे जो है समस्या किन्हें हो रही है, उससे समस्या भारत के जो देशवासी हैं उन्हें ही हो रही है। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं अपने लेखों में कि ये जो बंद है उसका एक विरोध जताने का एक तरीका है। तो भारत के लोगों को या भारत को एक नया तरीका ढूंढना चाहिए ताकि जो समस्याएं हैं उससे भी बचा जा सके और जिन चीज़ों के लिए ये बंद बुलाया जा रहा है उसका भी असरदार तरीके से विरोध हो सके। तो इस लेख को आप लोग पढ़ें। अगर आपको ये सब लेख जो है ये PDF आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था, तो उससे संबंधित लेख 2-3 दिन से छप रहा है। तो इसमें जो है एक न्यूज़ आया है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में पिछले दशक में देश के GDP में सीधे तौर पर लगभग 20,000 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। तो ये याद रखिएगा कि 10 सालों में देश की GDP में 20,000 करोड़ का योगदान स्पेस यानी अंतरिक्ष क्षेत्र ने दिया है। इसके अलावा 10 सालों में 1.09 लाख रुपये का निवेश भी हुआ है अंतरिक्ष क्षेत्र में। और एक और आंकड़ा है कि GDP में कुल मिलाकर यह करीब 5 लाख करोड़ को जोड़ता है। ठीक है, और ये जो आंकड़े हैं वो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का सामाजिक आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण इस रिपोर्ट में दिया गया है। तो ये चीज़ें याद रखें। और रिपोर्ट के अनुसार अंतरिक्ष कार्यबल अन्य उद्योगों की तुलना में 2.5 गुना अधिक उत्पादक रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आप याद रखेंगे, इसे आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं कि स्पेस इकोनॉमी जो है वो GDP में एक दशक में 20,000 करोड़ रुपए जोड़ते हैं। तो आप गौर कर सकते हैं कि किस प्रकार जो है स्पेस अंतरिक्ष क्षेत्र वो भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में किस प्रकार योगदान दे रहा है। ठीक है, और अन्य आंकड़े भी हैं जैसे कि स्पेस क्षेत्र जो है वो अंतरिक्ष क्षेत्र ने सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से 47 लाख नौकरियां भी प्रोवाइड कराई हैं। इन सब के अलावा जो मछुआरे हैं, जैसा कि आपको पता है कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कोस्टल स्टेट्स हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, तो 8 लाख मछुआरों को भी इसरो हर दिन मदद करता है। इन सब के अलावा मौसम के पूर्वानुमान में भी जो स्पेस एजेंसीज़ हैं, इसरो जो है वो काफ़ी योगदान देता है। तो इस लेख में इसके बारे में बात की गई है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये जो लेख है लौरिया नंदनगढ़ का, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें देखिए क्या क्या मुख्य बातें बताई गई हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो लौरिया नंदनगढ़ है ये चंपारण के क्षेत्र में है, यानी पश्चिम चंपारण में है। तो ये चंपारण जगह जो है उसका नाम कैसे पड़ा चंपारण, उसके बारे में बात की गई है। असल में चंपारण जो है वो चंपा का अरण्य है ना, इसके विच्छेद के कारण यानी दो शब्दों से मिलकर बना है चंपा प्लस आरण्य, इससे चंपारण्य बना है। और ये जो है बिहार के जो सबसे बड़ा ज़िला है भौगोलिक दृष्टिकोण से पश्चिम चंपारण, उसमें अवस्थित है। इसके अलावा यहाँ पे जो है सम्राट अशोक के शिलालेख और स्तूप भी मौजूद हैं, है ना। उसके बाद एक अन्य तथ्य यहाँ दिया गया है कि जो लौरिया नंदनगढ़ है उसे कनिंघम ने 1862 में उत्खनन करवाया था। इसके अलावा 1935 में जो मजूमदार हैं उनके द्वारा यहाँ उत्खनन कराया गया था। ठीक है, उसके अलावा देखिए इस जगह का नाम नंदनगढ़ कैसे पड़ा, तो यहाँ नंद वंश के द्वारा बनाए गए अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो चूँकि यह नंद वंश के नाम पर इस क्षेत्र का नाम नंदनगढ़ पड़ गया है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, शायद कुछ नया है जो आपको सीखने के लिए मिला, इसलिए ये बातें आपको बताई जा रही हैं। यहाँ पे आपको अशोक स्तंभ मिलता है और अशोक स्तंभ जो है इसके बारे में बताया गया है कि ये 241 से 245 ईसा पूर्व के आसपास इसका निर्माण हुआ होगा।
और इसका जो स्तंभ है, इसके शीर्ष पर सिंह विराजमान है और इस स्तंभ पे ब्राह्मी तथा प्रकृति में कुछ संदेश भी लिखे गए हैं। तो इस प्रकार जो है लौरिया नंदनगढ़ के बारे में कुछ जानकारी दी गई थी, वो आप देख चुके हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक बेहतरीन आर्टिकल छपा है जो कहता है कि सृजित हो नए आंचल। जैसा कि आपको पता है कि जो भारत जो है या बिहार की अगर विशेष परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, ठीक है। तो पटना जो है, पटना सदर के जो अंचल हैं उसको हाल में बिहार सरकार ने 4 भागों में बांट दिया है। तो उससे जोड़कर जो है ये लेख छपा है और कहा गया है कि ये जो बहुत सराहनीय कदम है बिहार सरकार का कि पटना सदर अंचल को सरकार ने 4 भागों में बांटा है। और लेख में जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार के अन्य अगर अंचल हैं तो उन्हें भी बांट देना चाहिए। और इसके साथ वो कुछ तथ्य भी देते हैं कि कहते हैं कि बिहार में ज़मीन विवाद जो है वो कानून व्यवस्था से जुड़ा सबसे बड़ा मामला है, ठीक है। साथ ही साथ कहते हैं कि 60% से अधिक हत्याएं ज़मीन विवाद से जुड़ी होती हैं तथा ज़मीन विवाद के निपटान की प्रारंभिक प्रशासनिक इकाई जो है अंचल ही है, ठीक है। तो चूँकि अंचल ही प्राथमिक जो इकाई है, इस कारण यहाँ पे काफ़ी दबाव होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं। तो अगर इनकी संख्याओं को अगर बढ़ा दिया जाए तो इसका निपटान भी बहुत तेज़ी से हो सकेगा, ठीक है। तो ये एक लेख इस संबंध में था, ये याद रखिएगा। उसके बाद एक महत्वपूर्ण लेख जो है वो भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के बारे में बात की गई है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में। इंटरव्यू वगैरह में भी जो 69th बीपीएससी का जो इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये नाम याद रखिए। तो गौर कीजिएगा कि जो भिखारी ठाकुर हैं वो कवि हैं, गीतकार थे, रंगकर्मी थे, लोक कलाकार थे, नाट्य निर्देशक थे, अभिनेता थे तथा बहुत सारे लोकगीतों के रचयिता भी रह चुके हैं, ठीक है। और इन्हीं सब कारणों से इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें अनगढ़ हीरा भी कहा था। तो हाल ही में जो है भिखारी ठाकुर की जो के ऊपर एक बुक आई थी, एक किताब छपा था जिसके लेखक तैयब हुसैन थे और किताब का नाम था भिखारी ठाकुर अनगढ़ हीरा और इसे राजकमल प्रकाशन के द्वारा छापा गया था। कुछ बातें और भिखारी ठाकुर के बारे में अगर बात बताई जाए तो उनका सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक जो है जिसे आम बोलचाल की भाषा में विदेशिया नाम से प्रसिद्धि मिली, दरअसल विदेशिया नाम का नाटक नहीं है, उस नाटक का नाम है बहरा बहार, ठीक है। विदेशिया नाटक का मूल नाम जो है बहरा बहार है और उसका एक जो मुख्य किरदार है उसका नाम विदेशिया था। तो चूँकि वो किरदार जो है जो पात्र है वो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया कि उस नाटक का नाम ही विदेशिया हो गया है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उनके द्वारा यानी भिखारी ठाकुर के द्वारा जो अन्य कुछ नाटक लिखे गए हैं उसमें बहरा बहार है, बेटी वियोग है, विधवा विलाप है, कलयुग प्रेम है, गंगा स्नान है, ठीक है। तो इस तरह दे सकते हैं। और उनकी अगर जीवन परिचय की बात करें तो भिखारी ठाकुर का जो घर है, जो निवास था, वो सारण जिले के कुतुबपुर दियारे में था और उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को हुआ था और वो एक नाई परिवार में पैदा हुए थे। तो ये कुछ तथ्य हैं भिखारी ठाकुर के बारे में और बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको ये बातें जाननी चाहिए थी, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इसका उपयोग जो है बीपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। अगर कल्चर से जुड़ा हुआ कोई सवाल आपको ऐसे में मिलता है तो आप उसमें इसका जिक्र कर सकते हैं और इसके अलावा इंटरव्यू में भी आपको ये काम आ सकता है। आगे चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि SC/ST स्कूलों में जीविका दीदियाँ बनाएंगी भोजन। तो हाल ही में राज्य सरकार जो है ये उन्होंने एक फ़ैसला लिया है जिसमें जो राज्य के जितने भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यालय हैं उसमें जो खाना बनाने का काम है उसे अब जीविका दीदियों को दिया जाएगा, ठीक है। और आपको जैसा कि पता होगा कि ये जिम्मेदारी जीविका परियोजना के तहत संचालित दीदी की रसोई को देने का फैसला किया गया है। अन्य तथ्यों की बात करें तो राज्य में अगर SC/ST आवासीय विद्यालयों की बात करें तो कुल 91 हैं, ठीक है। अगला न्यूज़ देखते हैं। हाँ, एक न्यूज़ ये है कि जो IGIMS आपको पता होगा कि पटना में एक अस्पताल है, उसमें मरीज़ जो हैं अब जब वो इलाज कराने जाएंगे तो वो इलाज से पहले अपना एक प्रीपेड कार्ड बना सकेंगे। तो IGIMS में OPD या भर्ती होने वाले मरीजों का प्रीपेड कार्ड बनेगा। तो प्रीपेड कार्ड बनाने के पीछे जो मुख्य थॉट रहा है वो ये है कि जो वहाँ पे लोग भर्ती होते हैं तो उन्हें हर
थोड़े थोड़े समय पर जो है पैसे देने होते हैं या शुल्क चुकाना होता है, फ़ीस देना होता है। तो अगर वो प्रीपेड कार्ड ले लेते हैं तो उन्हें एक बार ही जो है फाइनल बिलिंग करानी होगी और इससे जो है उनकी जो कुछ परेशानियां हैं वो उसकी सहूलियत होगा, है ना। तो इलाज ख़त्म होने पर जो है कार्ड को लौटाने पर कार्ड में बचा जो पैसा होगा वो भी मरीज़ को रिफ़ंड हो जाएगा। तो ये एक विशेष प्रकार का मतलब पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक शुरुआत की गई है, तो ये बहुत सराहनीय कदम है। उसके बाद एक न्यूज़ जो है वो ये है कि उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ है उस ज़िले में एक ओम पर्वत हुआ करता था, यानी पर्वत पर जो है वो बर्फ़ से ओम जैसी आकृति बनी रहती थी। आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो चूँकि अभी वर्तमान में जो जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पे जो बर्फ़ है वो पिघल गया है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है उत्तराखंड में टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके कारण भी जो है ये प्रदूषित हुआ है। तो ये बर्फ़ पिघल गया है और इस क्षेत्र में जो ये ओम पर्वत था वो धीरे धीरे अपनी जो प्राकृतिक सुंदरता थी उसको खोकर कुछ इस प्रकार का हो गया है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप कभी मेंस में इस फैक्ट का यूज़ करना चाहें उदाहरण के तौर पर तो आप दे सकते हैं ओम पर्वत के बारे में। ठीक है, अगला न्यूज़ देखते हैं। दो न्यूज़ इसके बाद जो है लगातार वो खेल से जुड़ा हुआ है। तो पहला न्यूज़ है राज्य में अंडर 11 शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है और ये पटना में शुरू हुआ है। तो याद रखिएगा अंडर 11 शतरंज प्रतियोगिता। अगला न्यूज़ है वो भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है कि ईस्ट जोन महिला योग लीग में बिहार चौथे स्थान पर। तो अभी ईस्ट जोन महिला योग शिविर जो है इसका शुरुआत किया गया था, ये पटना में ही चल रहा था, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और इसमें जो है बंगाल प्रथम स्थान पर आया है और जो बिहार है वो चौथे स्थान पर है। बिहार ने इसमें 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं छपरा के उदय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस प्रकार का प्रश्न बीपीएससी में पूछा जाता रहा है, प्रीलिम्स में कई बार इस तरह का प्रश्न देखा गया। तो ये नाम याद रखिए, छपरा के उदय जो हैं वो अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत उसको फतह किया है। ठीक है, और ये खास इसलिए भी है कि वो एक पैरालाइज्ड पर्सन है। ठीक है, तो वो एक पैर से ही जो है वो वहाँ तक चढ़ गए हैं। तो उनका पूरा नाम जो है उदय कुमार ठाकुर है और ये छपरा के निवासी हैं और इन्होंने किलिमंजारो की चोटी पर तिरंगा फहराया है। एक विशेष जानकारी के रूप में ये याद रखें कि रक्षा मंत्रालय के K2 यानी कंचनजंगा से किलिमंजारो एक मिशन के तहत उन्होंने ये काम किया है। ठीक है, और उनका रेल दुर्घटना में पैर कट गया था। तो ये एक दिव्यांग हैं और दिव्यांग होते हुए भी वो अफ्रीका की जो सर्वोच्च चोटी है किलिमंजारो उस पर वो चढ़े हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, उदय कुमार ठाकुर, जिला छपरा। अगला न्यूज़ है बिहार मनरेगा से काम देने में राष्ट्रीय औसत से आगे। तो हाल में जो एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि जो बिहार है वो राष्ट्रीय औसत से भी आगे निकल गया है मनरेगा के तहत काम देने में। जहां अगर राष्ट्रीय औसत की बात करें तो वो 32 दिन है, लेकिन बिहार जो है वो अपने श्रमिकों को 34 दिनों के आसपास जो है काम दे रहा है। तो ये बात याद रखिएगा, एवरेज डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ये आंकड़ा है। ठीक है, तो बिहार जो है वो मनरेगा के तहत कार्य देने में राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि पूर्णिया के चूनापुर सैन्य हवाई अड्डे से उड़ेगा नागरिक विमान। ठीक है, तो पूर्णिया का चूनापुर जो एक सैन्य हवाई अड्डा है वहाँ से जल्द ही नागरिक विमान उड़ने की शुरुआत होगी। नीतीश कुमार ने स्वयं इसका संज्ञान लिया है और वो पूर्णिया गए हुए थे तो वहाँ पे ये निर्णय लिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए एक न्यूज़ ये है कान्हा कोटी झील। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी में झील, झरने, इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि एक कान्हा कोटी झील है वो भी वहीं पूर्णिया में है। तो उसका भी जो है मुआयना करने नीतीश कुमार गए थे, ये न्यूज़ में रहा है। तो ये नाम याद रखिए, कान्हा कोटी झील। उसके बाद लेटरल एंट्री को लेकर एक लेख छपा है। जैसा कि आपको पता है कि अभी लेटरल एंट्री काफ़ी चर्चा में बना हुआ था और हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने इससे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन थी या लेटरल एंट्री को जो है उस पर एक रोक लगा दिया गया है। तो ये न्यूज़ में छपा है और न्यूज़ में रहता है, तो उससे संबंधित जो है लेख छपा है। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, तो डिटेल में जब एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। ये केंद्रीय स्तर से काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, अगला न्यूज़ देखें तो
ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जो है एक छपा है, लेसन्स फ्रॉम ग्रेट थिंकर्स करके जो है एक आर्टिकल छपा है। तो आपको पता होगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है उनका भारतीय इतिहास में काफ़ी योगदान रहा है, विधवा पुनर्विवाह को लेकर, ठीक है, इसमें काफ़ी योगदान दिए हैं। तो उनसे जुड़ी हुई कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उनसे कोटेशंस दिए गए हैं। तो ऐसे में है, अगर आप यूज़ करते हैं इन चीज़ों को तो आपका मार्क्स बूस्ट होने की संभावना है, ठीक है। तो PDF प्रोवाइड कराया जाएगा आपको, उससे आप ये इन चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद ये लास्ट जो है पेज, इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और ये फैक्चुअल हैं MCQ पैटर्न में। तो आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला सवाल है, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? तो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो हैं जैक सुलिवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है और उसका नाम क्या है? तो भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रोहमी 1 है। भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रोहमी 1 है। तीसरा न्यूज़ है, किस सलामी बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लिया? तो शिखर धवन है, वो भारत के ओपनर रह चुके हैं, उन्होंने क्रिकेट से, अंतर्राष्ट्रीय एवं जो घरेलू क्रिकेट है उससे संन्यास ले लिया है। उसके बाद यूक्रेन में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस जो है वो 24 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी के वंशज जिन्होंने उम्मीदवारी वापस लेते हुए ट्रंप को सपोर्ट किया है, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम जो है रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर है। तो अमेरिका से संबंधित कुछ प्रश्न जो है वैसे भी BPSC में पूछा जाता रहा है, जैसा कि 67th BPSC में या 68th में जो है पूछा गया था। एक बार मुझे याद आ रहा है कि इस प्रकार का क्वेश्चन था कि अफ़गानिस्तान से जो है अमेरिकी सेना का जब पलायन हुआ और तालिबान शासन वहाँ पे फिर से बहाल हुआ, तो BPSC में पूछा गया था कि वो आखिरी व्यक्ति कौन थे जो अफ़गानिस्तान छोड़ के अमेरिका गए थे। तो इतनी सूक्ष्मता के साथ सवाल पूछा जाता है कई बार BPSC में। तो ये प्रश्न आप लोग याद रखिए उस परिप्रेक्ष्य में कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी के वंशज कौन हैं जिन्होंने उम्मीदवारी वापस लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया है? तो उनका नाम है रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ जो थे उसे हमने देखा। और इस वीडियो को आप लोग फिर से देखिए, स्पीड बढ़ाकर देखें और अपना बहुमूल्य कमेंट छोड़ें कि किस प्रकार से इस वीडियो में सुधार किया जा सकता है, ठीक है। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।